हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय नंबर तीसरा जिसका पहला टॉपिक है पॉलिनेशन या परागण पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनेशन या परागण पढ़ने जा रहे हैं जो एक्चुअली में हम शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं। क्या आवृत बीजी पादप में जन्म, आवृत बीजी पादप में जन्म, या हम कह सकते हैं पुष्पीय पादप में जन्म पढ़ रहे हैं। तो जो पहला अध्याय था उसमें हमने आपको जन्म के बारे में जो है कॉमन जो भी बातें होती हैं उनको बताया। देन टाइप्स यानी आवृत बीजी पादप में कितने प्रकार के जन्म पाए जाते हैं तो उन्हें हमने मेंशन किया। उसके बाद उसी में जो पहला टॉपिक था जिसका नेम था अलैंगिक जन्म, पहले चैप्टर में हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड चैप्टर में आपको लैंगिक जन्म पढ़ाया गया था। तो लैंगिक जन्म में निषेचन, आपको पता है लैंगिक जन्म में क्या होता है, निषेचन होता है। अलैंगिक जन्म में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो लैंगिक जन्म में निषेचन के आधार पे जो लैंगिक जन्म होता है उसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम अपनी सुविधा के आधार पे, पढ़ने के आधार पे, अध्ययन के आधार पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो निषेचन से पहले की क्रिया होती है, कौन सा बात, जो निषेचन से पहले की क्रिया होती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं यानी निषेचन के पहले की जो क्रिया हो उसे क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलेंगे। उसके बाद निषेचन यानी अब क्या हुआ, निषेचन हो गया। देन उसके बाद निषेचन के बाद क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ये तीन भाग में लैंगिक जन्म को हमने डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे, सुविधा के आधार पे, स्टडी अध्ययन करने के आधार पे जो है सुविधा वाइज के इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन फेज यानी वो अवस्था जिसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज जिसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं वस्तु में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जो पहला चैप्टर था तो वो क्या था, अलैंगिक जन्म के लिए था। दूसरा चैप्टर हमने शुरुआत किया था लैंगिक जन्म। तो लैंगिक जन्म में आपने अभी प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़े हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था या फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो है दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया युग्मक जनन, युग्मक जनन, और दूसरा होगा परागण। यानी युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो ये दो चीजें जो है किसमें आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आएंगे। तो हमने युग्मक जनन तो पढ़ चुके हैं, शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा है नर युग्मकोद्भिद का विकास, उनकी संरचना। उसके बाद फाइनली हमारे पास जो परागकण बना था वो अंकुरित होकर क्या बनाया था, दो कोशिकाएं। यानी पहला जब परागकण में समसूत्री विभाजन हुआ था तो दो कोशिकाएं बनी थी। समसूत्री विभाजन से एक बड़े आकार की कोशिका बनी थी जिसे क्या बोला जाता था, कायिक कोशिका बोलते थे। जो छोटे आकार की थी उसे क्या बोलेंगे, जनन कोशिका बोलते थे। और जनन कोशिका में फिर समसूत्री विभाजन से दो क्या बन जाते हैं, कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। तो नर युग्मक बन गया। उसके बाद हम लोगों ने मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा है, उसमें भी वही चीजें पढ़ा कि पहले स्पोर्स बना जिसे गुरु बीजाणु बोलते हैं। गुरु बीजाणु में क्या हुआ, तीन बार जो है समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें सात कोशिकाएं और 8 केंद्रक का एक संरचना बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश बोलते हैं। और उसी में जो है बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है, तीन कोशिकाओं का समूह जिसे हम समुच्चय बोलते हैं, उनमें एक कोशिका जो बीच में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं। वही क्या है, मादा युग्मक होता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की जो प्रोसेस है, बनने की क्रिया है, वो क्या कहलाती है, युग्मक जन्म कहलाती है। और ये दोनों हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा कि जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है आवृत बीजी पादप में, दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं, एक मूव नहीं कर सकते, मोटाई नहीं होते। अब जरूरी है कि निषेचन होना है तो इन दोनों को आपस में मेल होना जरूरी है, एक दूसरे के पास आना जरूरी है, और ये अपने आप मूव नहीं कर सकते। तो नर युग्मक जो होता है मूव करते हुए, नर युग्मक जो है मूव तो करता नहीं लेकिन उसको लाया जाता है किसके पास, मादा युग्मक के पास। मादा युग्मक कहाँ है, भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश कहाँ है, बीजांड के अंदर है। तो बीजांड जो है बीजांड के अंदर है, तो इसलिए जो है नर
उसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम? परागण बोलेंगे। यानी वही क्रिया नर युग्मक के स्थानांतरण में सहायता प्रदान करेगी। तो परागण की डेफिनेशन की बात करें तो ये देखो, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। या पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर क्या है? नर का जो है जनन संरचना है। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का कहाँ? अंडक की वर्तिकाग्र, अंडक क्या है? मादा जनन संरचना है। अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं सकते। इसलिए या तो इन्हें महाकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिसकी वजह से जो नर युग्मक है वो मूव करते हुए कहाँ पहुंचे? मादा के अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो बाकारकों के उपयोग, बाकारकों का उपयोग होता है या नहीं होता है एवं आनुवंशिक भिन्नता के आधार पर मुख्यतः परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। इसके आधार पर बाकारकों के उपयोग और आनुवंशिक भिन्नता के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण बोलते हैं। पहला सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण बोलते हैं। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण बोलते हैं। पहला स्वपरागण है। तो स्वपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागकण जो है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो वह क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है? एक ही पादप पे दोनों टाइप के पुष्प पाए जा सकते हैं। एक पुष्प वो होगा जो द्विलिंगी होगा, जिसमें नर और मादा जनन संरचना दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। तो उसमें क्या होता है? बोला गया जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, यानी उसी पुष्प में क्या है? दोनों है, नर भी है जनन संरचना और मादा जनन संरचना दोनों है, तो स्थानांतरण होता है। अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प, यानी एक ही पादप पे हो सकता है कि द्विलिंगी पुष्प हो सकता है एक लिंगी पुष्प हो, यानी हो सकता है एक मादा पुष्प हो, एक क्या हो? नर पुष्प हो। या हो सकता है कि एक द्विलिंगी पुष्प हो, दूसरा क्या है? कोई एक नर पुष्प हो गया, मादा पुष्प होगा। तीनों कंडीशन हो सकती है, तीनों जो है पुष्प एक ही पादप में पाए जा सकते हैं। तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। और स्वपरागण जो होता है 2 टाइप का होता है, ऑटोगैमी या स्वयुग्मन बोलते हैं। ऑटोगैमी या स्वयुग्मन बोलते हैं। सजात पुष्पी या जिटोनोगैमी बोलते हैं। सजात पुष्पी या जिटोनोगैमी बोलते हैं। इसका मतलब समझे, ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब होता है मैरिज, सेल्फ मैरिज, यानी एक ही पुष्प के जो पुमंग और जो स्त्री केसर होते हैं उन दोनों का क्या होता है? एक ही पुष्प के दोनों टाइप क्या बनते हैं? गैमिक बनते हैं। और दोनों का क्या होता है? एक दूसरे में मिक्सिंग होता है, एक दूसरे के द्वारा लाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑटोगैमी। सजात पुष्प यानी एक ही पादप के 2 अलग-अलग पुष्प के बीच में क्या हो रहा है? परागण हो रहा है। एक नर की तरह काम करेगा, दूसरा क्या करेगा? मादा की तरह काम करेगा। तो इसका नेम है सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी, जिसका मतलब होता है नेबर मैरिज, यानी पड़ोसी से शादी, इस टाइप का इसका मीनिंग है। तो ये 2 टाइप की क्या होती है? स्वपरागण होती है। तो 2 टाइप, पहला बोला ऑटोगैमी। आप ऑटोगैमी का मतलब समझिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर परागित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी या स्वयुग्मन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी बोलेंगे या स्वयुग्मन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में मटर ले लीजिए आप, एग्जांपल में क्या ले लीजिए? मटर। दूसरा है सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी का मतलब क्या होता है? कि एक ही पादप के उसी पादप, जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के
अन्य पुष्प के वर्तिकालों पर स्थानांतरित होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी बोलेंगे या जिटेनोगैमी बोलते हैं। तो जो ऑटोगैमी है उसके लिए जरूरी है, ऑटोगैमी जो है उसके लिए जरूरी है कि जो पुष्प होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, यानी उसमें नर और मादा जनन संरचना दोनों एक ही पुष्प में पाया जाएगा, तभी उसमें ऑटोगैमी पॉसिबल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जो सजात पुष्पी पादप है, हो सकता है कि एक पादप पे द्विलिंगी पुष्प पाया जाए, हो सकता है कि पादप पे जो है नर पुष्प अलग पाया जाए, मादा पुष्प अलग पाया जाए, लेकिन एक ही पादप पे पाया जा रहा है। तो इसमें सजात पुष्प के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो है द्विलिंगी हो या एक लिंगी हो। द्विलिंगी होगा तो मान लो एक पादप पे एक लिंगी पुष्प भी है, द्विलिंगी पुष्प है, तो हो सकता है कि जो द्विलिंगी पुष्प है उसमें नर और मादा जो जनन अंग है एक साथ परिपक्व न हो। तो जो दूसरा पुष्प है, मान लो हम बोले कि एक लिंगी पुष्प है जो नर जनन अंग की तरह कार्य कर रहा है, दूसरा जो द्विलिंगी पुष्प है वो मादा जनन अंग की तरह कार्य करेगा, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। तो जिटेनोगैमी का मतलब है इसमें द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प एक ही पादप पे पाए जाए तब भी पॉसिबल है, या एक ही पादप पे एक लिंगी पुष्प पाया जाए लेकिन दोनों पाए जाए, पुंकेसरी और स्त्रीकेसरी दोनों, यानी नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाएंगे, तो हो सकता है उसमें उनका पॉसिबल है सजात पुष्पी परागण क्या होता है, पॉसिबल होता है। स्वपरागण के लिए ये समझ में आया होगा आपको, दोनों चीजें मैंने जो बताया ऑटोगैमी और सजात पुष्पी पादप वाले कंडीशन बता दी। अब आप समझे इसका जो एग्जांपल है आप इसमें मक्का ले सकते हो। मेज मक्का में जो है एक ही पादप में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, सजात पुष्पी टाइप का क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। अब यहाँ आप एक चीज समझ लीजिए, जो स्वपरागण होता है, कुछ वैज्ञानिक जो दो भाग में डिवाइड है ऑटोगैमी और सजात पुष्पी, कुछ वैज्ञानिक क्या करते हैं पूरे परागण को तीन भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ऑटोगैमी को ही स्वपरागण बोलते हैं, सजात पुष्पी को एक अलग टाइप का परागण मानते हैं, और तीसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। तो तीन टाइप से डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाल पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। सजात पुष्प में क्या होता है, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में क्या होता है, परागण का स्थानांतरण होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में, परपरागण में क्या होता है कि दो अलग अलग पादप के पुष्पों के बीच में क्या होता है, परागण का स्थानांतरण होता है। जब भी क्रॉस पॉलिनेशन की बात आए तो हमेशा दिमाग में रखना कि दो अलग अलग पादप के बीच में क्या हो रहा है, पराग का स्थानांतरण हो रहा है। स्वपरागण की जब बात आए तो उसमें ध्यान रखना एक ही पादप है लेकिन पुष्प जो है एक से ज्यादा प्रकार के हैं, द्विलिंगी पुष्प भी हैं, एक लिंगी पुष्प हैं, तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक, अब क्या ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्वपरागण ही शब्द हो, यानी स्वपरागण के लिए युक्तियां ये पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वपरागण के लिए युक्तियां क्या है, पहला है उभयलिंगता। उभयलिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी, यानी जो पुष्प होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, यानी एक ही पुष्प में नर और मादा जनन संरचना दोनों पाया जाएगा, तभी उसमें क्या होगा, ऑटोगैमी पॉसिबल है। लेकिन सजात पुष्पी कंडीशन के लिए अगर हम बोले तो उभयलिंगाश्रयी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, उभयलिंगाश्रयी, पादप के लिए उभयलिंगाश्रयी टर्म यूज करेंगे, और उभयलिंगी या द्विलिंगी या एक लिंगी जब भी यूज करेंगे तो हम पुष्प के लिए यूज करते हैं जनरली। जंतुओं के लिए हम कर सकते हैं लेकिन पादप के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं यूज। तो उभयलिंगता यानी एक ही पुष्प में दोनों क्या पाए जाने चाहिए, जनन संरचना पाई जानी चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल में और पी है, ऑर्किड एंड सनफ्लावर, मटर, ऑर्किड एंड सूरजमुखी में उभयलिंगता एग्जाम्पल में है। अब आगे दिया गया उभयलिंगता। उभयलिंगता मतलब बोला गया है कि एक ही पादप में दो टाइप नर पुष्प, मादा पुष्प या कोई द्विलिंगी पुष्प पाया जा रहा है। चलो ठीक है, उसमें पॉसिबल है, मानते हैं कि एक ही पादप पे पाए जा रहे हैं, हो सकता है उसमें स्वपरागण पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है, मान लो अगर एक ही पुष्प पे एक ही पादप पे एक ऐसा पुष्प पाया जा रहा है जो द्विलिंगी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो नर जनन संरचना है और मादा जनन संरचना है दोनों अलग अलग टाइप
सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पे वो जो है वर्तिका पर क्या कर रही है, डेवलप हो रही है, अलग अलग टाइम पे दोनों के गैमेट मैच्योर हो रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना, दोनों का एक समय पे मैच्योर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है उभयलिंगता के साथ क्या होना चाहिए, समकाल पक्वता यानी होमोगैमी होना चाहिए, यानी एक ही साथ नर और जो मादा जन्म संरचना है मैच्योर भी हो, एक ही साथ दोनों का क्या बने, युग्मक बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समकाल पक्वता बोलेंगे। एग्जांपल में बोला बास सदाबहार पी यानी मेटल स्पेयर। उसके बाद तीसरा टाइप का है अनुन्मीलता। अनुन्मीलता बोलते हैं या इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। देखो कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं, खिलने का मतलब होता है फूलते नहीं, कभी वो फूलते नहीं, वो बंद ही रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनुन्मीलता बोलते हैं। और ऐसे जो पुष्प होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे, यानी उस कंडीशन को, उस अवस्था को क्या बोलेंगे, अनुन्मीलता, और उस पुष्प को क्या बोलेंगे, अनुन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे। ठीक, एग्जांपल में है वायोला एंड कानकोवा, एक प्लांट का नेम है, कैमेलिया बोलते हैं इसको। तो इस टाइप का जो है इसमें कंडीशंस पाई जाती है, यानी ऐसे पुष्प जो अपने जीवन में कभी भी खुलेंगे नहीं, वो हमेशा बंद रहते हैं, वो क्या होती है, अनुन्मीलता कंडीशन कहलाती है। और अब अनुन्मीलता है तो जरूरी है कि जो पुष्प होना चाहिए कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, तभी तो उसमें स्वपरागण पॉसिबल होगा। मान लो कोई पुष्प है, उसमें एक ही अंग है, चाहे नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग हो, और फूल नहीं रहे तो उसमें तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि उसमें एक ही अंग पाए जा रहे हैं। तो उसके लिए अनुन्मीलता के जरूरी है कि उसमें स्वपरागण होगा, तभी जब वो क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प होगा, समकाल पक्वता भी होना चाहिए, तो कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, अनुन्मीलता वाले पादप में क्या होगा, स्वपरागण की कंडीशन देखी जाए। ठीक, एक कंडीशन ये है उन्मील परागणी पुष्प। उन्मील परागणी पुष्प का मतलब होता है जो नॉर्मल क्या होते हैं अपनी लाइफ में खुद खिलते हैं, फूलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्मील परागणी पुष्प बोलते हैं। और अनुन्मील परागणी पुष्प क्या बोलते हैं, जो कभी भी अपने जीवन काल में कभी भी फूलते नहीं या खिलते नहीं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनुन्मील परागणी पुष्प बोलेंगे। ठीक, उसके बाद स्वपरागण के लाभ क्या है, ये स्वपरागण की कंडीशन थी, तो स्वपरागण के लाभ क्या है, नुकसान क्या है। तो पहली बात तो आपको बता दें, स्वपरागण जब भी होगा तो क्या होता है, एक ही पादप में जितने भी पुष्प होंगे उनके जो पुष्प में जो जीन पाई जाएगी तो सारी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो एक ही पुष्प से क्या बन रहे हैं, एक ही पादप से सारे युग्मक बन रहे हैं, तो लगभग क्या होंगे, एक समान होंगे। और एक ही पादप में उन्हीं पादप के युग्मकों के बीच में क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसमें वेरिएशंस नहीं आएगा, वेरिएशंस देखने को हमको नहीं मिलता। हालांकि इसमें मेयोसिस डिवीजन होती है, हालांकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है, जीन विनिमय होता है, उतना वेरिएशंस तो आएगा, लेकिन एक जो वेरिएशंस आना चाहिए, जैसे मान लो कि एक बड़ा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, दोनों क्या है, अलग अलग जो है एक ही जाति के अलग अलग टाइप के हैं, एक क्या होता है बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है छोटा होता है। अब इनके बीच में एक जो बड़ा वाला पादप है नर की तरह काम करे और जो छोटा वाला पादप है मादा की तरह काम करे, इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में जो प्लांट मिलता है वो क्या होता है, बड़ा ही आता है। तो यानी हमको वेरिएशन देखने को मिला, क्योंकि छोटा वाला क्या हो गया वो तो दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हम उसमें बोल सकते हैं कि एक नई जाति उत्पत्ति होती है, लेकिन स्वपरागण में नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। यदा कदा इसमें क्या होती है, कभी कभी वेरिएशंस आता है, लेकिन वो वेरिएशंस जेनेटिक या आनुवंशिक वेरिएशंस नहीं मानी जाती। ठीक, तो स्वपरागण से पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है, स्वपरागण से पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। आप ऐसे समझिए, कोई छोटा प्लांट है, दो प्लांट है, एक छोटा प्लांट है जो क्या है द्विलिंगी पुष्प है, उनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो अगली जनरेशन में भी हमें छोटा ही प्लांट मिलेगा, बड़ा प्लांट नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि पीढ़ी की शुद्धता बनी है, जैसे उसका जनक था वैसे आने वाली उसकी संतान भी। पादप को ज्यादा संख्या में परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, पादप को ज्यादा संख्या में परागकण
किसी भी बा कारक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन किसी भी बा कारक की आवश्यकता नहीं होने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें है, ऑटोगैमी में है, सजात पुष्पी में नहीं है। क्योंकि एक ही पादप में जब दो अलग अलग पुष्प दूर दूर होंगे तो उन्हें जो है बा कारक की आवश्यकता होती है। तो सजात पुष्पी को इसलिए तो बोला जाता है कि आनुवांशिक रूप से तो ये क्या होता है, स्वपरागण माना जाता है। सजात पुष्पी पादप को बोला जाता है जो सजात पुष्पी जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण मानते, क्योंकि आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है, संतान होती है, वो अपने जनक से बिल्कुल समान होती है, लेकिन इसमें बा कारक की आवश्यकता होती है परागण के लिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक अवस्था के लिए हम इसको इकोलॉजिकली क्या बोलते हैं कि ये पर परागण माना जाता है। क्या बोलते हैं, पर परागण माना जाता है। ये वाली जो कंडीशन है, किसी भी बाल कारक को आकर्षित करने के लिए किसी भी युक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कुछ जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जो एक लिंगाश्रय पुष्प होते हैं जिसमें नर अलग पौधे पे पाया जाता है, मादा जो है पुष्प अलग पौधे पे पाया जाता है, तो उनको स्थानांतरण के लिए जो कारक होते हैं उनको जो है आकर्षित करने के लिए जरूरी है उनके पुष्प में या उसमें कुछ अलग टाइप की जो है संरचनाएं पाई जाए जिसकी वजह से वो आकर्षित होकर उसकी तरफ आए। लेकिन जो स्वपरागण होता है उसमें बा कारक की तो आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसमें किसी भी इस टाइप का जो है वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। स्वपरागण का उपयोग संकरण कराने में किया जाता है, क्योंकि स्वपरागण से शुद्ध पादप प्राप्त किया जा सकता है। आप मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है कि प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराना शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले स्वपरागण ही कराया था, क्योंकि उन्हें शुद्ध प्लांट की आवश्यकता थी। नेचर में जो हमें बड़ा पौधा दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो सकता है उसका जीनोटाइप क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी हो। तो उन्होंने क्या कई जनरेशन सेल्फिंग कराया, नहीं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कराया, और स्वपरागण के बाद उन्हें जब कई जनरेशन के बाद एक ही टाइप के पौधे मिलने लगे तो वो समझ गए कि ये पौधा क्या है, शुद्ध। क्योंकि हम बाहर से देख के तो ये नहीं बता सकते इसका जीनोटाइप क्या है, तो हम स्वपरागण से शुद्ध पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई हाइब्रिड पौधा है, कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन में पौधा है, तो अगर हम उसको स्वपरागण कराते हैं तो उसकी जो हाइब्रिडिटी है लगभग कितना घट जाती है, 50% जो है कम हो जाती है। 50% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप जब कैपिटल टी स्मॉल टी में स्वपरागण कराते हैं तो अगली जनरेशन में क्या आता है, जीनोटाइप 1:1 का आता है। 1:1 का आता है। 1 क्या होता है, जो कैपिटल टी होता है, और दूसरा 1 क्या है, जो स्मॉल टी है, यानी वो अपने जनक वाले कंडीशन आ गए, और जो दो बचते हैं वो क्या है, हाइब्रिड कंडीशन, यानी 50%। पहले F1 जनरेशन में जो आया था 100% क्या आए थे, टॉल ही आए थे, वो भी क्या थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन जब F2 जनरेशन आया तो उसमें आपको देखने को मिले 1:1 वाली कंडीशन देखने को मिली, यानी कहीं ना कहीं 50% उसकी जो हाइब्रिड नेचर थी वो कम हो गई थी। तो स्वपरागण ये इसमें फायदा है कि आपको शुद्ध प्लांट मिल सकते हैं। 50, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर अगली जनरेशन में कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे घटती जाएगी, हेटेरोजाइगोसिटी घटती जाएगी और जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। स्वपरागण की हानियां, यानी स्वपरागण की हानियां भी होती है। तो एक ही पादप जनन में भाग लेता है, इस परागण से नई जातियों की उत्पत्ति संभव नहीं है। मैंने बता दिया, आपके पास कैपिटल टी वाले प्लांट हैं, उसमें जो भी युग्मक बनेंगे बिल्कुल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, आने वाली जो संतान होगी वो क्या होगा, उसके जीनोटाइप में कैपिटल टी कंडीशन, यानी वो सारे क्या होंगे, बड़े ही होंगे। आप छोटे वाले प्लांट को ले लो, वो द्विलिंगी पुष्प है उसमें, और उनका जो युग्मक बन रहा है उसमें क्या बनेगा, स्मॉल टी ही बनेगा। तो वो आपस में जब भी करेंगे तो अगली जनरेशन में हमेशा हमको क्या मिलेगा, छोटा पौधा ही मिलेगा, बड़ा पौधा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं उसमें वेरिएशंस नहीं आएगा। अब वेरिएशंस उसमें नहीं आएगा तो मान लो वातावरण कोई चेंज होता है तो वो नए वातावरण में अनुकूलित नहीं होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। संकर पादप में स्वपरागण कराने से संकर की क्षमता क्या होती है, 50% घट जाती है ना, 50% घट जाती है। आपने मेंडल्स का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस याद करिए, उसमें
जब मेंडल्स ने कैपिटल टी एक प्लांट जो बड़ा वाला प्लांट था, एक स्मॉल टी जो छोटा वाला पौधा था, जब वो आपस में क्रॉस कराया तो उन्हें F1 जनरेशन, पहली जनरेशन में उन्हें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सारे बड़े पौधे ही मिले। फिर उन्होंने सेल्फिंग करा दी तो अगली जनरेशन में उन्हें जो है पौधा क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया। अभी शुरुआत में ही बताया कि 50% घट जाती है तो इसमें 50% क्या हो जाएगी, घट जाती है। ये नुकसान है कि हाइब्रिड पौधा है तो हम उसको कई बार यूज नहीं कर सकते, हमको हाइब्रिड बार बार बनाना पड़ेगा। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, इसकी घट जाती है, यानी जो इसका इम्यून सिस्टम होता है पादप का वो घट जाता है। कोई ज्यादा पोटेंशियल वाला रोग कारक इसके ऊपर जो है इजली रोग उत्पन्न कर सकता है इन पौधों पे, यानी जो स्वपरागण से उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं उनमें इस टाइप की हानियां हमको देखने को मिल सकती हैं, नुकसान इस टाइप की देखने को मिल सकती है। और इसी को जो संकरण पादप में स्वपरागण से संकरण की क्षमता जो 50% घटती है, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, यानी एडवांस कैरेक्टर में क्या होगी, कमी हो गई, यानी हाइब्रिड कैरेक्टर में क्या होगी, कमी हो गई। ठीक, ये जो है स्वपरागण की पूरी जो है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इधर समझे, पादप जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं जनन संरचना के आधार पे। ठीक, नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना एक ही पादप पे पाए जा रहे हैं या अलग अलग पादप पे पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे दो टाइप हो सकते हैं। उभयलिंगाश्रयी या समकैल्सी पादप बोलते हैं। उभयलिंगाश्रयी क्या है कि एक ही पादप पे नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना क्या है, दोनों पाए जाए। तो हो सकता है एक ही पादप पे तो पाया जा रहा है, लेकिन पुष्प हो सकता है कि उसमें एक लिंगी पुष्प पाया जाए, नर पुष्प अलग हो, मादा पुष्प अलग हो, लेकिन एक ही पादप पे पाया जा रहा है, इसका नाम उभयलिंगाश्रयी रखा गया है या समकैल्सी रखा गया है। तो एक लिंगी पुष्प को आप मान लो नर पुष्प है तो उसे क्या बोलेंगे, पुंकेसरी बोलेंगे, और मादा पुष्प से क्या बोलेंगे, स्त्रीकेसरी बोलेंगे। दूसरा कंडीशन है कि एक लिंगाश्रयी या विषमकैल्सी। एक लिंगाश्रयी का मतलब ऐसे पादप जिसमें जिसके ऊपर कोई एक ही जनन संरचना पाई जाए, या तो नर जनन संरचना पाई जाएगी या मादा जनन संरचना पाई जाएगी। अब उसमें पुष्प कैसा बनेगा, एक लिंगी पुष्प बनेगा, या तो उसमें पुंकेसरी होगा तो उसे हम बोल देंगे क्या कि नर पादप है, या तो उसमें स्त्रीकेसरी बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मादा जो है पादप माना जाएगा। ठीक, और आवृतबीजी पादप जो होते हैं उसमें जो उभयलिंगाश्रयी कंडीशन है, उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगी पुष्प, यानी एक ही पादप पे दोनों जनन संरचना पाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुष्प है वो दोनों क्या है, अलग अलग है, एक नर पुष्प है एक मादा पुष्प है। उभयलिंगाश्रयी एक लिंगी पुष्प कितना पाया जाता है, 5% आवृतबीजी पादप में इतने पादप कैसे होते हैं, उभयलिंगाश्रयी एक लिंगी पुष्प उसमें बनते हैं 5%। 80% ऐसे पादप होते हैं जो उभयलिंगाश्रयी होंगे, एक ही पादप पे दोनों जनन संरचना पाई जाएगी, पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, यानी एक ही पुष्प में दोनों जनन संरचना पाई जाएगी। एक कंडीशन अभी बता दिया एक लिंगी वाला, तो एक लिंगाश्रयी का मतलब मैंने बताया एक पादप पे कोई एक ही जनन संरचना पाई जाएगी, चाहे नर जनन संरचना या मादा जनन संरचना पाई जाएगी। अगर मादा जनन संरचना पाई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मादा पादप है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्त्रीकेसरी पादप बोल सकते हैं, उसको जो पुष्प होगा उसको स्त्रीकेसरी बोलेंगे। और मानो नर जनन संरचना पाई जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, नर पादप बोलते हैं। तो जितने आवृतबीजी पादप है उसमें टोटल का 15% जो पादप होते हैं कुछ ऐसे होते हैं एक लिंगाश्रयी होते हैं जिनमें कोई एक ही जनन संरचना पाई जाती है। इसके बाद आपको जो है क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने, यानी आज हमने क्या पढ़ा है, सेक पॉलिनेशन, और उसकी परिभाषा, उसके लिए क्या जरूरी है कि क्या ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि उस पादप में स्वपरागण हो। तो उभयलिंगता है, समकालिकता है, अनुमीलता है, ये कंडीशन होगी तो उसमें चांसेस है क्या होगा, सेक पॉलिनेशन होगा। स्वपरागण में आपको याद रखना है आज जो ज्ञानी के लिए जरूरी है कि जो पुष्प होना चाहिए कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। लेकिन जो सजात पुष्पी वाला परागण है उसमें कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, हो सकता है एक ही पादप में दोनों जनन संरचना पाए जाए, और जो जनन संरचना है जो युग्मक है उनको दोनों का जो फॉर्मेशन है या परिपक्वन है एक ही साथ होगा। इसमें जो सजात पुष्पी है एक ही पादप में नर पुष्प पाया जा सकता है अलग, मादा पुष्प पाया जाता है अलग, हो सकता है द्विलिंगी पुष्प पाया जाए, लेकिन
द्विलिंगी पुष्प में दोनों जलन संरचना एक साथ मैच्योर नहीं होंगे, तब की कंडीशन में भी पॉसिबल है कि उसमें सजात पुष्पी परागण हो। उसके बाद हमने स्वपरागण के लाभ और हानियां आपको बता दी है। उसके बाद आगे हमने बताया आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा आपको क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के जो है तरीके आपको बताए जाएंगे, क्या कंडीशन है, कैसे, क्यों उनको बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप बाह्य कारकों के उपयोग और मानसिक भिन्नता, दो ही चीजों के बेसिस पे इसको क्या डिवाइड किया गया है, परागण को डिवाइड किया गया है। बाह्य कारक और मानसिक भिन्नता अगर दोनों आती है हम उसको क्या बोलेंगे, यानी बाह्य कारक का उपयोग भी हो रहा है और आने वाले जो संतान है अनुवांशिक भिन्नता भी शो कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक पादप के जो पुष्प होते हैं उसमें जो परागण होता है उसका स्थानांतरण उसी जात के दूसरे पादप में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की कंडीशन बोलते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, बाह्य कारकों और अनुवांशिक भिन्नता। सेल्फ पॉलिनेशन जो ऑटोगैमी है इसमें दोनों नहीं शो करता, अनुवांशिक भिन्नता भी नहीं शो करता और बाह्य कारक भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो सजात पुष्पी है इसमें तो अनुवांशिक भिन्नता नहीं होगी क्योंकि एक ही पादप क्या बना रहे हैं, दोनों टाइप के युग्मक बना रहे हैं। लेकिन इसमें बाह्य कारक की आवश्यकता होगी क्योंकि एक पुष्प एक पादप पे जो पुष्प होंगे बहुत ज्यादा दूर दूर हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, बाह्य कारक की जरूरत हो सकता है एयर, हो सकता है कोई जो है जैविक कारक में हो, कीट हो, पक्षी हो, ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको जो है याद करिए, बस आप अगली क्लास में आपको जो है इसका जो बाकी दूसरा टाइप का